हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये पूरे फ्रेश क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है सभी क्वेश्चन को, देन आफ्टर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन भी लोगों ने अभी तक जो भी वैकेंसी निकलती आ रही है उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, देन प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। अभी रिसेंट की बात की जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। एंड एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लिए वैकेंसी है, एम्स मंगलगिरी के लिए वैकेंसी है, तो अलग अलग जगह के लिए वैकेंसी है। तो आप फॉर्म को, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपके लिए भी दिया गया था, और आज ही हम जो BNS 041 पेपर ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया था, जिनका 31 जनवरी को पेपर हुआ था। सेकंड पेपर हुआ था 3 फरवरी को, कल हुआ था। तो वो पेपर आज आपको दोपहर तक, आफ्टरनून तक है जो अपडेट कर दिया जाएगा पूरा सॉल्व करके। एंड अभी रिसेंट में मेरे पास कर्नाटक का एक ऑफिशियल पेपर अवेलेबल है स्टाफ नर्स का, तो वो पेपर भी आज ही आपको नाइट तक है जो अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी लोग कर्नाटक के लिए पेपर देने वाले हैं वो पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपके लिए दिया था, वो था फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन है जो चली थी वो कौन सी थी? तो जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन चली थी तो वो थी तेजस एक्सप्रेस। कुछ रीजंस के कारण तेजस एक्सप्रेस को अभी बीच में स्टॉप कर दिया गया था। पहली सर्विस इसकी कब दी गई थी? 24 मई 2017 को। एंड देन आफ्टर कुछ रीजंस के कारण इसके लिए स्टॉप किया गया, क्योंकि इसमें पैसेंजर्स है जो नहीं मिल पा रहे थे। तो तेजस एक्सप्रेस इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन थी। एंड देन इसके बाद बहुत सारी आई हैं, बट डोरंटो भी आई है और भी ट्रेन रही है। बट यहाँ पर जो पहली पूछते हैं तो तेजस और 24 मई 2017 को इसकी पहली सर्विस है जो दी गई थी। और यदि इसके ऑनर पूछते हैं तो वही IRCTC इसके ऑनर है। तो आज के क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हर एक नर्सिंग एग्जाम्स में मिलेगा आपको, करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन इज। तो बच्चों में यदि आप कान में मेडिसिन इंस्टिल करते हैं तो कौन सी मेथड है जो करेक्ट होगी, या फिर पिन्ना को होल्ड करते हैं तो किस तरीके से करेंगे? ऑप्शन में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो 3 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चों में पूछते हैं तब आपको अलग आंसर देना है, यदि पर्टिकुलर एज करके पूछते हैं तब आंसर अलग होगा। बट ओनली यहाँ पर चिल्ड्रन, इन्फेंट्स कहते हैं, टोडलर्स कहते हैं, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। बच्चों में पिन्ना को खींचने का, होल्ड करने की जो करेक्ट मेथड है वो पिन्ना आपको पहले नीचे की तरफ खींचना होगा, देन पीछे की तरफ। डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ, बैकवर्ड का मतलब है कि पीछे की तरफ आपको पिन्ना को पुल करना होगा। और यदि यही चीज़ एडल्ट में पूछते हैं तो एडल्ट में अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड देन पीछे की तरफ, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, DB याद रखें आप, DBC मतलब चिल्ड्रंस में डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड और एडल्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स अमंग दी फॉलोइंग। तो इनमें कौन सी जो ऑप्शन दिए हुए, कौन सी वैक्सीनेशन का जो पेयरिंग है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है? ऑप्शन में है BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंट्राडर्मल, DPT पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस, MMR रूबेला सबक्यूटेनियस, OPV पोलियो ओरल। तो यहाँ पर वैक्सीन दी हुई हैं, किस डिसीज़ को प्रिवेंट करती हैं और किस रूट से दी जाती हैं, तो वो पेयर आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंट्राडर्मली दी जाती है, DPT यहाँ पर पर्ट्यूसिस और सबक्यूटेनियस, तो यहाँ पर DPT पर्ट्यूसिस तक तो सही है, बट DPT है जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? B। यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर आपको पहचानना है। तो BCG ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बाय इंट्राडर्मल रूट दी जाती है, DPT पर्ट्यूसिस टिटनस एंड डिप्थीरिया के लिए दी जाती है, बट इंट्रामस्कुलर दी जाती है, ना कि सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा MMR रूबेला के लिए सबक्यूटेनियस दी जाती है और OPV है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? B।
और डीपीटी का रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मेन सिम्टम ऑफ अ चोकिंग इमरजेंसी इज। तो इमरजेंसी में यदि किसी को चोकिंग हो जाता है, कुछ भी फंस जाता है गले में, तो मेन साइन है जो सिम्टम है जो क्या होगा। ऑप्शन में इनेबिलिटी टू स्पीक, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, ड्राइनेस ऑफ माउथ या फिर अनकॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट एंड मेन सिम्टम होगा आपके गले में भी इवन कुछ फंस जाता है, तो वो फर्स्ट ये होगा कि आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो जो फर्स्ट चोकिंग इमरजेंसी सिम्टम होगा वो क्या होगा, इनेबिलिटी टू स्पीक। एंड देन जब इमरजेंसी है यहाँ पर चोकिंग के कारण, तो आपको ये याद रखना है कि इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पार्क में, कहीं पर भी फंस जाते हैं और इस तरीके का केस आता है, तो आपको यहाँ पर जो एक मेथड होती है, यदि आपको 5 and 5 याद नहीं है तो मैनुअल थ्रस्ट है जो आप हेमलिच मैन्यूवर याद रख सकते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर चोकिंग इमरजेंसी का फर्स्ट साइन क्या होगा, इनेबिलिटी टू स्पीक। यदि आपको इस तरीके के केस मिलते हैं तो आप ट्रीट कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये देखिए इमेज देख सकते हैं, आपको अपनी मुट्ठी बांध के बहुत ही टाइट तरीके से, जो एब्डोमिनल थ्रस्ट है, मतलब कि 5 बार आपको यहाँ पर एब्डोमेन को प्रेस करना है बहुत ही अपने पूरे फुल पावर के साथ। एंड देन पीछे से 5 बैक ब्लो देना है चेस्ट के यहाँ पर हाथ रख के। तो ये क्या है, जो मेथड है इसका नाम क्या है, हेमलिच मैन्यूवर। और कोई भी फॉरेन मटेरियल यदि आपको चोकिंग की सिचुएशन डेवलप होती है एयरवे में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 5 and 5 किसके लिए है, एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए डिफरेंट होता है। बच्चों में यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं होल्ड करना है एज़ कम्पेयर टू नी के यहाँ पर बच्चे को लिटा के देन आपको 5 and 5 है जो करना होगा। नेक्स्ट है, और जो मेथड यहाँ पे कहलाती है क्या है, हेमलिच मैन्यूवर। एग्जाम में मेथड पूछी जाती है। नेक्स्ट इज अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर इज कॉल्ड। तो बहुत ही थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर के बीच में। ऑप्शन में ईस्टेचियन ट्यूब, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटरी ऑसिकल। तो जो ट्रांसपेरेंट पार्टीशन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में, एक क्या कहलाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। इस इमेज से आपको ये चीज़ इजीली समझ में आएगी। एक्सटर्नल ईयर कैनाल का मतलब है यहाँ पर आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड देन इनर ईयर। कान को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है। तो मिडिल ईयर में बोन्स आती हैं, जो तीनों ऑसिकल्स हैं पेयर। यदि टोटल पूछते हैं तो हम 6 कहेंगे, क्योंकि दोनों साइड 3-3 रहेंगे। तो यहाँ पर मिलियस, इनकस एंड स्टेपस, ये क्या है, मिडिल ईयर के पार्ट हैं। आउटर ईयर में आ जाएगा पिन्ना, कॉन्चा, ईयरलोब, ये सब आ जाएंगे। एंड इनर ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, कोक्लिया है, वेस्टिबुलर नर्व है, कोक्लियर नर्व है, टेम्पोरल बोन्स है, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि थिन और ट्रांसपेरेंट पार्टीशन है किसके बीच में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में। तो यहाँ पर जो मिडिल ईयर है और जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है, इसके बीच में आप जो एक पार्टीशन देख रहे हैं, जो एक आपको मेम्ब्रेन जैसे दिख रही है वाइट कलर से, क्या है, ईयर ड्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, पार्टीशन हो जाएगा। और यहाँ पर साफ कहा गया है कि ट्रांसपेरेंट है, तो एक किसी तरीके की मेम्ब्रेन ही होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे छोटी बोन्स क्या है, तो स्टेपस जो ईयर ऑडिटरी ऑसिकल्स और ईयर ऑसिकल्स हैं, उनमें जो बोन्स होती है स्टेपस, वो पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि आपको नर्व पूछी जाती है कि कौन सी कान का सुनने के अलावा क्या फंक्शन है, तो वह बॉडी बैलेंस को बनाना, क्योंकि जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है सुनने के साथ साथ ये आपके बॉडी बैलेंस बनाने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द पॉइंट एट विच द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई इज। तो एक पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रैकिया लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या है। ऑप्शन में हाइलस, लोब्स, कार्डियक नोच या फिर कैरिना। यहाँ पर जो ट्रैकिया है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, वो क्या कहलाता है, कैरिना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है
तो यहाँ पर दो इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक इमेज थोड़ी सी ब्लड दिख रही है बट फिर भी, तो यहाँ पर जो कैरिना पार्ट क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, ये दोनों क्या है, ब्रोंकाई हैं। तो ये क्या हो रहा है, ट्रैकिया जब डिवाइड होता है दो हिस्सों में, तो ये लेफ्ट एंड राइट लंग्स में जाने के लिए जो ब्रोंकाई है लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पर जो एक पोर्शन दिखेगा आपको इस इमेज में, आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ से ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये जो पार्ट कहलाएगा क्या कहलाता है, करीना। करीना, तो यहाँ पर आपको ये नाम है जो याद रखना है। ये मेन पार्ट है जहाँ से जो ट्रैकिया है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। नेक्स्ट है यहाँ पर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1978 एट। तो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो काउंसलिंग की गई थी अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत 1978 में, तो ये कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन में है इथियोपिया, एल्ब्रेटा, एस्टाना या फिर यूएसएसआर। तो जो यहाँ पर जो काउंसलिंग की जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी यूएसएसआर में, सोवियत संघ में है जो। कहाँ पर हुई थी? कजाकिस्तान में 1978 में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर की। मेनली एग्जाम में इसके कंपोनेंट और प्रिंसिपल आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल इसके अलग हैं एंड कंपोनेंट अलग हैं। तो यदि प्रिंसिपल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसके, उनमें आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके प्रिंसिपल हो गए प्राइमरी हेल्थ केयर के, जो बेसिक 4 प्रिंसिपल हैं वो हैं। एंड देन प्राइमरी हेल्थ केयर के यदि आपको कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो वो डिफरेंट है यहाँ पर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स की बात आती है तो इसमें आएगा आपका एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग अवेलेबिलिटी। तो जो बेसिक चीज़ें एक प्राइमरी हेल्थ केयर में की जाती हैं वो यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। तो प्रिंसिपल और कंपोनेंट दोनों याद रखें, आपको एग्जाम में दो में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इज द नर्स आइडेंटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड ऑफ सिम्टम इन अ पेशेंट विथ कार्डियक टेम्पोनेट। तो यहाँ पर आपको ट्रायड सिम्टम पूछे हैं किसके? कार्डियक टेम्पोनेट के। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। तो कार्डियक टेम्पोनेट के जो ट्रायड सिम्टम है वो कौन से हैं? ऑप्शन में है राइज्ड ब्लड प्रेशर, डिस्टेंट हार्ट साउंड एंड फॉल इन CBP, फॉलिंग ब्लड प्रेशर, राइज्ड CBP एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिक्रीज्ड CBP, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट गैलोप्स, राइज्ड ब्लड प्रेशर, फॉल इन CBP एंड लाउड हार्ट साउंड। तो यहाँ पर जो कार्डियक टेम्पोनेट की सिचुएशन है इसमें क्या होगा कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जो हार्ट के चारों तरफ का स्पेस है, एरिया है, सैक है, वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब फ्लूइड का कलेक्शन होगा कार्डियक टेम्पोनेट की सिचुएशन में तो ट्रायड सिम्टम पूछ, ट्रायड का मतलब होता है 3 सिम्टम कौन से हैं? तो वो हैं फॉलिंग ब्लड प्रेशर, राइज्ड CBP एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड। क्या है? फॉलिंग BP मतलब ब्लड प्रेशर लो होगा, CBP बढ़ेगा और हार्ट साउंड डिस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर यदि आपको, तो यहाँ पर क्वेश्चन था ट्रायड सिम्टम, यदि बैक्स ट्रायड पूछते हैं तो किसके साइन है ये? बैक्स ट्रायड आते हैं तो कार्डियक टेम्पोनेट के 3 साइन हैं जिसमें हाइपोटेंशन, डिस्टेंट हार्ट साउंड और मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो ये तीनों साइन क्या है? ट्रायड साइन है या फिर बैक्स ट्रायड साइन है किसके? कार्डियक टेम्पोनेट के। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज रिफर्ड एज। तो जो सॉल्यूट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर ऑस्मोलैरिटी। तो जो प्रोसेस कहलाएगी जिसमें जो पार्टिकल्स हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं तो डिफ्यूजन। यदि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती तब वो प्रोसेस क्या कहलाती? ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स पर वेजाइना इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ।
तो अंगूर के गुच्छों जैसे, अंगूर के जैसे, ग्रेप जैसे वेसिकल्स देखने का डिस्चार्ज होगा कहाँ से? वजाइना से। तो ये क्या कहलाएगा? किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में एब्रेप्टो प्लेसेंटा, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर रिटेंड प्लेसेंटा। तो ग्रेप लाइक वेसिकल्स देखने को वेजाइना से मिलते हैं। किसका डायग्नोस्टिक फीचर होगा? ये होगा हाइड्रेटिफॉर्म मोल का। यहाँ पर ये देखिए वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा उसमें इस तरीके से आपको अंगूर के गुच्छों के जैसे सेपरेट भी मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रेटिफॉर्म मोल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेरा वैक्सीन। तो इनमें से एंटीसेरा वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन में टिटनस टॉक्साइड, रेबीज वैक्सीन, कोलेरा या फिर टाइफाइड वैक्सीन। तो जो एंटीसेरा वैक्सीन का यहाँ पर एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो एंटीसेरा वैक्सीन का एग्जाम्पल है यहाँ पर रेबीज वैक्सीन। यहाँ पर एंटीसेरा वैक्सीन के बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं। जो हॉर्स से मिलेंगी तो वो एंटी रेबीज सीरम, एंटी स्नेक वेनम, गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस की, जिससे आपको वैक्सीन और एंटीसेरा में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो वैक्सीन की जो प्रिपरेशन है वो वीकेंड और डेड पैथोजन ऑफ डिसीज, तो डिसीज का जो मरा हुआ या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक पोर्शन है उससे रेडी की जाएंगी वैक्सीन। बट जो एंटीसेरा है इज अ सीरम दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज यूजुअली फ्रॉम एन एनिमल। तो लाइव एनिमल से लिए जाते हैं जो कि किसी डिसीज के लिए पर्टिकुलर क्या हो, या तो वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो डिसीज कॉज करने वाला एजेंट है उसके वीक या फिर डेड पैथोजन से बनाई जाएंगी। बट जो एंटीसेरा हैं ये सीरम लिया, सीधे एंटीबॉडीज ही ली जाती हैं एनिमल से जो ऑलरेडी इस डिसीज से एक्सपोज हो चुके हैं। एंड वैक्सीन प्रोवाइड्स द एक्टिव इम्यूनिटी दैट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। बट जो एंटीसेरा हैं पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे और शॉर्ट पीरियड के लिए है जो क्या देंगे, अपनी इम्यूनिटी देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए रेबीज वैक्सीन को पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन भी कहा जाता है और क्या है? एंटीसेरा वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द आई द नर्स शुड इंस्टिल द आई ड्रॉप इज। तो यहाँ पर आपको एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स के तौर पर भी ये क्वेश्चन याद रखना है, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं, कि जब आप आँख में आई ड्रॉप इंस्टिल करते हैं तो वो किस तरीके से आप है जो आँख में आई में मेडिसिन को इंस्टिल करेंगे। तो ऑप्शन में इनटू द इनर कैंथस, इनटू द आउटर कैंथस, इनटू द स्क्लेरा ऑफ द आई, इनटू द लोअर कंजक्टिवल सैक। तो आई ड्रॉप यदि आप इंस्टिल करते हैं तो किस तरीके से करना है आपको? इनटू द लोअर कंजक्टिवल सैक, यहाँ पर लोअर कंजक्टिवल सैक के यहाँ पर मेडिसिन को इंस्टिल करना है। और यदि आपको आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर करने के लिए बोलते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंस्टिलेशन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के लिए एक हाई रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, नलीपेराइटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या फिर एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज। तो हाई रिस्क फैक्टर क्या होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए? तो वो होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर्विक्स कैंसर के लिए वो क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है? HPV वैक्सीन। नेक्स्ट इज अ टीचिंग मेथड विच एनेबल्स टीचर ट्रेनी टू प्रैक्टिस अ स्किल वाइल टीचिंग अ शॉर्ट लेसन टू स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इज कॉल्ड। तो टीचिंग की एक ऐसी मेथड आपको बताना है जिसमें टीचर जो ट्रेनीज हैं, ट्रेनिंग वाले लोग हैं, उनको एक कोई छोटा लेसन और कम यदि लोग हैं तो उनको बताया जा सके। तो ऑप्शन में सिमुलेशन, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर माइक्रो टीचिंग। तो ये जो मेथड होगी यहाँ पर शॉर्ट लेसन और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में यदि हमें बताना है तो क्या कहलाएगी? माइक्रो टीचिंग। डिमॉन्स्ट्रेशन जब आप देंगे तो भी ज़्यादा लोग रहेंगे, लेक्चर में भी रहेंगे। बट यहाँ पर शॉर्ट लेसन, कोई छोटा सा टॉपिक आपको कुछ कम लोगों को ही बताना है, मान लीजिए कि 3 से 4 लोगों को ही आपको बताना है, तब आप माइक्रो टीचिंग है जो अपनाएंगे। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी बाय टैपिंग इट विथ फिंगर्स इज कॉल्ड। तो बॉडी का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो ओनली फिंगर से ही टच करके देखेंगे, टैप करके देखेंगे, प्रेस करके देखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन, परकसन, पाल्पेशन या फिर मैनिपुलेशन।
तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो मेथड क्या है यहाँ पर, परकसन, इसमें ओनली फिंगर से ही हम टैप करके चेक करेंगे। नेक्स्ट इज हाइपोप्रोटीनीमिया इज लो लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हाइपोप्रोटीनीमिया में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो क्या साइन देखने को मिलेंगे, एक्सेसिव वेट लॉस, नर्व डैमेज, एक्सट्रीम वेट गेन या फिर टिश्यू एडिमा। तो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल यदि कम होता है हाइपोप्रोटीनीमिया की सिचुएशन में, तो जो आपको फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा वो होगा टिश्यू एडिमा। द पर्पस ऑफ ट्रियाज सिस्टम इन इमरजेंसी इज टू, यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो ट्रियाज सिस्टम होगा इमरजेंसी में वो क्या होगा या फिर उसका पर्पस क्या होगा। ऑप्शन में है प्रोवाइड द इमरजेंसी सर्विसेज विथ इंफॉर्मेशन, असेस ऑल पेशेंट इमीडिएट नीड्स, रीअश्योर द कॉन्शियस पेशेंट या फिर प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ट्रियाज सिस्टम में इमरजेंसी में क्या किया जाता है कि जितने भी पेशेंट हैं उनको इमरजेंसी सर्विसेज है जो प्रोवाइड करवानी होती हैं हमें। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा कि सबसे पहले तो आपको जितने पेशेंट हैं जिनको ट्रियाज में क्या किया जाता है, कलर कोड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है सभी लोगों को। तो यहाँ पर असेस ऑल पेशेंट इमीडिएट नीड्स, तो जिनको तुरंत ज़रूरत है, जिनकी जान बच सकती है, उनको हमें तुरंत है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पर पर्पस क्या होगा ट्रियाज सिस्टम का, असेस ऑल पेशेंट्स इन इमीडिएट नीड्स। नेक्स्ट इज द एलिवेटेड लेवल ऑफ कैंसर एंटीजन। तो कैंसर एंटीजन यहाँ पर कौन सा बताया है, कैंसर 153 15-3 इज फाउंड इन। तो ये किसके लिए कैंसर एंटीजन एलिवेट है, बढ़ा हुआ है, तो किस कैंसर के लिए, पेनाइल, वेजाइनल, ओवेरियन या फिर ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर जो कैंसर एंटीजन है CA 153 इसके लिए है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए। यदि ओवेरियन कैंसर के लिए पूछते हैं तो कैंसर एंटीजन क्या होगा 125। आपके ब्लड में जो प्रोटीन इन ब्लड, जो आपके ब्लड में प्रोटीन्स है उनमें कैंसर एंटीजन 125 का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, तब क्या है ओवेरियन कैंसर। बट यदि यहाँ पर 15-3 है तो ये किसके लिए है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट इज इन अ हॉस्पिटल CSSD रिफर्स टू। तो हॉस्पिटल में CSSD का क्या मतलब है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, सेंट्रल सर्विस सप्लाई डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल सब्सिडी सप्लाई डिपार्टमेंट। तो CSSD का मतलब होता है हॉस्पिटल्स में सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या होगा, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ टीचिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट रिसीविंग एंटी कोआगुलेशन थेरेपी। तो यदि कोई पेशेंट एंटी कोआगुलेशन थेरेपी ले रहा है तब आप उसके लिए क्या है जो नहीं पढ़ाएंगे या फिर अपनी टीचिंग में वो चीज़ नहीं बताएंगे। एस्प्रिन इज अवॉइडेड ड्यूरिंग एंटीकोआगुलेशन थेरेपी एज इट कैन कॉज द हेमरेज। अवॉइड इनटेक ऑफ कैवेज, अवॉइड टेकिंग द एस्प्रिन एंड यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश। तो यहाँ पर आपकी टीचिंग में क्या चीज़ है जो इंक्लूड नहीं होगी, तो वो होगी अवॉइड टेकिंग द एस्प्रिन। क्या होगा आपका यहाँ पर, अवॉइड टेकिंग द एस्प्रिन। एंटीकोआगुलेशन थेरेपी ले रहा है पेशेंट ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या नहीं बताएंगे कि आपको एस्प्रिन नहीं लेना है, ये चीज़ आप उसको नहीं बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एस्प्रिन इज अवॉइडेड ड्यूरिंग एंटीकोआगुलेशन थेरेपी एज इट कैन कॉज द हेमरेज, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं उसको। एंड अवॉइड इनटेक ऑफ कैबेज, ये भी आप कहेंगे। यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश, तो क्योंकि पर्सन ऑलरेडी क्या ले रहा है, एंटीकोआगुलेशन थेरेपी ले रहा है, तो ऐसे केस में आप उसके लिए क्या कहेंगे कि आपको एस्प्रिन नहीं लेना है, ये चीज़ आपको उसके लिए नहीं बताना, नॉट है जो बिल्कुल सही नहीं होगा इस तरीके के केस में। नेक्स्ट इज द एब्रीविएशन NPO मीन्स। तो NPO का क्या मतलब है यहाँ पर, पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक वाटर, नीड टू इनकरेज इंटेक ऑफ वाटर बट नॉट फूड, नीड टू लिमिट द फूड इंटेक इन द पेशेंट या फिर पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक। तो NPO का यहाँ पर मतलब होगा पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक, नील पर ओरल, मतलब आपको कुछ भी ना खाना है ना पीना है।
नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पानी जो बॉयल होता है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है किस टाइप का एग्जाम्पल है, कंडक्शन का, कन्वेक्शन, इवापोरेशन या फिर रेडिएशन। तो बॉइलिंग वाटर किसका सही एग्जाम्पल है, तो ये है कन्वेक्शन का। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेशनल फॉर कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इन पेशेंट विद कैंसर। तो यहाँ पर सही रेशनल कौन सा नहीं है जब पेशेंट को कंबाइंड कीमोथेरेपी दी जा रही है कैंसर के लिए। ऑप्शन में है टू इंटरप्ट द सेल साइकिल एट वेरियस स्टेज, टू प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंस, टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली, या फिर टू मिनिमाइज द टॉक्सिटी ऑफ अ हाई डोज सिंगल ड्रग। तो यहाँ पर सही रेशनल जो नहीं है वो क्या है, टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली, क्योंकि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि तुरंत तो सिम्टम्स से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही रेशनल नहीं है वो क्या होगा, टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली, क्योंकि कैंसर का जिनका भी ट्रीटमेंट चलता है वो लंबे टाइम तक चलता है, ऐसे नहीं कि जब कीमोथेरेपी दी जाए और आप तुरंत है जो ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट्स इन। तो यदि फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है पीने के पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में, तब क्या होगा, फ्लोरिडेशन, डेंटल कैरीज, प्लक फॉर्मेशन या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। तो यदि फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है पानी पीने के पानी में, तब क्या होगा, डेंटल फ्लोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी या फिर टर्सरी। तो हेल्थ एजुकेशन किस टाइप के लेवल का प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, तो यह है प्राइमरी हेल्थ केयर का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जब आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है तो कौन से एलिमेंट है जो इम्पोर्टेंट होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्किल ऑफ द एग्जामिनर्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपकी लिए क्या चीज़ें हैं जो प्लान की जाएंगी, तो वो की लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या लर्न करते हैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में है जो वो पता चलेगा। नेक्स्ट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का मेन रीजन क्या है, सीजनल एलर्जीज, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स या फिर सिगरेट स्मोकिंग। तो COPD का जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के प्राइमरी कॉज होगा वो कौन सा होगा, तो होगा सिगरेट स्मोकिंग। क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग। और ये चीज़ ऐसे नहीं कि अचानक से हो जाए, ये जनरली लॉन्ग टर्म तक यदि आप सिगरेट स्मोक करते हैं तब होगी, जिससे आपके लंग्स और एयरवेज पूरे तरीके से डैमेज हो सकते हैं। तो मेन रीज़न क्या है, मेन कॉज क्या है COPD का, वो है सिगरेट स्मोकिंग। बट ये चीज़ जो नॉन स्मोकर हैं जिनने पता चला कभी सिगरेट या फिर बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, उनको भी ये चीज़ निकल सकती है। बट जो मेन रीज़न होता है वो जनरली होती है, ये डिसीज़ किसके कारण होती है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेस्ट कैंसर का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे होगा, मेमोग्राफी से, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, चेस्ट एक्सरे से या फिर फाइन निडल एस्पिरेशन। तो किससे है जो सही तरीके से कंफर्मेशन है जो होगी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को लेके, तो यहाँ पर जो सही तरीके से कंफर्मेशन होगी वो होगी फाइन निडल एस्पिरेशन से। ये जनरली एक बायोप्सी प्रोसीजर है जिसमें निडल इंसर्ट की जाएगी और आपके ब्रेस्ट टिश्यू हैं जो लिए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको कन्फर्मेटरी है जो हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म होगा कि आपको है भी या नहीं। क्योंकि जो बायोप्सी होती हैं इसमें क्या किया जाता है, टिश्यू लिए जाते हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि कैंसर सेल्स है या नहीं। तो डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर किसके थ्रू कंफर्म होगा, फाइन निडल एस्पिरेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ दो टाइप के डिजास्टर होते हैं, एक तो होता है मैन मेड और दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल कौन सा नहीं है, ऑप्शन में अर्थक्वेक, सुनामी, न्यूक्लियर वॉरफेयर या फिर ड्रॉट। तो यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर नहीं है मतलब ह्यूमन मेड है, तो अर्थक्वेक तो ह्यूमन नहीं बना पाएंगे, एंड यहाँ पर जो सुनामी है ये भी नहीं लेके आ पाएंगे आप, और जो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं वो न्यूक्लियर वॉरफेयर।
न्यूक्लियर वॉरफेयर का मतलब है यहाँ पर जो परमाणु धमाके होते हैं सब मैन मेड डिजास्टर में आ जाएंगे। ड्रॉट का मतलब है यहाँ पर सूखा, जो बारिश नहीं होती है जिसके कारण पूरी धरती बंजर हो जाती है, उसके लिए क्या कहा जाता है, जिसको कहते हैं हम सूखा पड़ना, तो वो क्या है यहाँ पर ड्रॉट। तो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, वो क्या है न्यूक्लियर वॉरफेयर वॉर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, हकलाने का कौन सा रीज़न नहीं है, स्ट्रेस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्रेन इंजरी या फिर टंग टाइम। तो स्टैमरिंग का जो कॉज नहीं है यहाँ पर स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तब भी ये हो सकता है, ब्रेन इंजरी में भी हो सकता है, और टंग टाई है तब भी हो सकता है। बट एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें आपको स्टैमरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज। तो गाइडेंस और काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है कैसी होनी चाहिए, एपिसोडिक, कंटिन्यूअस, कंकरेंट या फिर टर्मिनल। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जब की जाती है तो ये कंटिन्यू की जाती है, कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो ना तो एपिसोडिक होना चाहिए कि एक दिन आप काउंसलिंग ले आए पूरा फिर 1 मंथ तक गायब हो जाए, तो यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम फोकस ऑन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस एंड प्रोविजन ऑफ फॉलिक एसिड। तो कौन सा प्रोग्राम है जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस और फॉलिक एसिड पर है, जो क्या करेगा, काम करेगा। ऑप्शन में है ICDS मिड डे मील प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम या फिर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो ये सभी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है यहाँ पर, बट यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस एंड प्रोविजन ऑफ फॉलिक एसिड कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वो ICDS। कौन सा प्रोग्राम, ICDS 1975 में लॉन्च हुआ था। इसी के तहत आंगनवाड़ीज हैं जो ओपन की जाती हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड अप्लाइड टू डेयरी प्रोडक्ट्स विच इज हीटेड इट अबाउट। तो पास्चराइजेशन की प्रोसेस जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए की जाती है। तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है, हमने पढ़ा है कि दूध को गर्म करके अचानक से ठंडा करने की प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन की प्रोसेस जनरली जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए की जाती है, लिक्विड फूड होते हैं उनके लिए। तो ऑप्शन में टेम्परेचर आपको बताया गया कितना टेम्परेचर होगा, 70 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री सेल्सियस। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पास्चराइजेशन की प्रोसेस का जो टेम्परेचर होगा और पास्चराइजेशन प्रोसेस का ही टेम्परेचर होगा वो कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ट बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेलियर रेट पता करने के लिए या फिर इनकी इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए जो इंडेक्स है वो कौन सा है। ऑप्शन में सोशल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो जो इंडेक्स यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, पर्ल इंडेक्स। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 1000 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। मतलब कि एक साल में कितनी वुमेन ने क्या किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जो 100 वुमेन में से कितनी वुमेन को ये फेल हुई है एंड देन वो कंसीव किया है। तो इसका फॉर्मूला यदि आता है तो क्या, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन में पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर डेमोग्राफी। तो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, वो क्या है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक इज कंप्यूटेड इफ वन वांट्स टू कंपेयर द रिस्क ऑफ सम हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स सच एज डिसीज और डेथ इन 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पर कौन सा स्टैटिक है, यदि कंपेयर करते हैं आप, कोई हेल्दी है और कोई अनहेल्दी है, तो 2 ग्रुप में यदि आप किसी की डेथ हुई है या डिसीज़ है, हेल्दी, डिसीज़ और डेथ को यदि आप 2 ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ सकते हैं, स्टैटिक है जो निकलेगा। इंसिडेंस रेट, पॉइंट प्रिवलेंस रेट, रिलेटिव रिस्क रेशियो या फिर प्रिवलेंस रेट। तो 2 ग्रुप में आपको पता करना है, एक हेल्दी है और दूसरे को डिसीज़ हुई है, डेथ भी हो सकती है उसमें काउंट। तो वो क्या है, तो वो यहाँ पर रिलेटिव रिस्क रेशियो, क्या होगा, रिलेटिव रिस्क रेशियो।
क्योंकि यहाँ पर हेल्थ भी है, डेथ भी है, डिसीज़ भी, और आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं तो क्या होगा, रिलेटिव रिस्क रेशियो। इंसिडेंस रेट में आप ओनली न्यू केसेस को फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रिवलेंस में न्यू प्लस ओल्ड दोनों को कर पाएंगे, बट यदि हमें कंपेयर करना है तो वो क्या होगा, रिलेटिव रिस्क रेशियो। नेक्स्ट इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो यदि आपको कोई डिसीज़ हुई है, देन आफ्टर उस डिसीज़ से आप रिकवर होते हैं इन्फेक्शन से, तो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, ससेप्टिबिलिटी, इंक्यूबेशन, डिक्लाइन या फिर कन्वर्जेंस। तो इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी किसी पैथोजेनिक एजेंट के कांटेक्ट में आके फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करेगी तो वो क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा। एंड देन यहाँ पर रिकवरी पीरियड पूछा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंस। आपको कोई डिसीज़ हुई है, देन आफ्टर आप उसे रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी फेज में हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस। नेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नर्स वेयर द सी इन्फॉर्म्स द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक टू द हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड। तो एक नर्स का कौन सा फंक्शन है जिसमें वो अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी कि एपिडेमिक सिचुएशन है जो हो रही है। तो ऑप्शन में यहाँ पर है आइसोलेशन, पब्लिक रिलेशन, नोटिफिकेशन या फिर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो आउटब्रेक हुआ है किसी एपिडेमिक डिसीज़ का और एक नर्स इन्फॉर्म करती है तो क्या कहलाएगा, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इज सोनोग्राफिंग शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा सोनोग्राफी में, तो ये क्या कहलाएगा, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटल प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो हाइडेटिफॉर्म मोल में हमने देखा था कि क्या देखने को मिला था, हमें ग्रेप लाइक वेसिकल्स। अब यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, तो ये किस डिसीज़ के फीचर हैं, तो ये सभी फीचर हैं मोलार प्रेगनेंसी के। किसके, मोलार प्रेगनेंसी के। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स मॉनिटर इमीडिएटली आफ्टर अंडरगोइंग परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA। PTCA यदि किसी पर्सन की होती है तो आप एज अ नर्स क्या चीज़ मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन, स्टेनोसिस या फिर थ्राम्बोसिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज ही हम जो BNS 042 एग्ज़ाम हुआ है वो कर्नाटक का जो स्टाफ नर्स पेपर है वो आपके लिए दोनों पेपर आज ही है जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।